हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से आपका फिजिक्स विजार्ड चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए, तो ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें क्या डिफरेंस होता है और ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये सब समझेंगे। और फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ डाइपोल, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब जैसे हमारे पास जब वेरियस चार्ज अवेलेबल होते हैं, ड्यू टू अ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब कोई वायर हो, कोई शीट हो, या फिर कोई स्पेयर वगैरह हो, उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। एंड एट लास्ट ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल, इससे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, इंट्रोडक्शन। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। जैसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर एक चार्ज है तो एक एरिया होगा जहाँ पे उसको फील किया जा सकता होगा, जो उसके इन्फ्लुएंस में आता है। सपोज ये एक एरिया है और उसको हमने कैसे डिफाइन किया, उस एरिया को हमने उसको बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोला हमने उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इस चार्ज को डिफाइन कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या पता चल रहा है कि ये चार्ज कितना पावरफुल है, कितना इसका मैग्नीट्यूड है, क्या इसका साइन है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उससे पता लगेगा चार्ज का साइन क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ नहीं है, बस हमारे चार्ज को डेस्क्राइब करता है। तो ऐसे ही चार्ज को डेस्क्राइब करने के लिए एक टर्म और है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आज के इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो टर्म है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो टर्म है वो डिफाइन नहीं है। जो डिफाइन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली जहां पे भी V या फिर कहीं कहीं पे PD लिखा मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, उस सब का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही। और इस चैप्टर में वो सारा पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिलेटेड होगा? इलेक्ट्रिक से या इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे उसको। तो आज की इस वीडियो में हम पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा समझ लेते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन तो ये है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब जब डिफरेंस है तो किसी दो पॉइंट के बीच में ही होगा। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होगा। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another against the electrostatic force। अब ये क्या कह रहा है, इसको पूरे को समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, सपोज हमारे पास ये दो पॉइंट है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सपोज ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको V लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। वैसे वो होगा कितना जनरल वे में, तो उसको लिख लेंगे A माइनस B। ये क्यों लिखा? क्योंकि जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं हमारा सीधा रूल होता है किसी भी चीज में, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल। सपोज चार्ज इधर से मूव कर रहा है B टू A, तो फाइनल पोजीशन क्या है? A, और इनिशियल पोजीशन क्या थी? B। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस VB। तो ये VA माइनस VB कैसे निकलेगा? जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ये इक्वल टू होगा अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सपोज ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q0,
इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा, सपोज ये हुआ W। अब ये जो वर्क डन है ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए। उसका क्या मतलब है? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये मतलब है, इसको दूसरे सेंस में समझ लेते हैं, ये वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से नहीं होना चाहिए, ये किसी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से होना चाहिए। मतलब सपोज हमारे पास यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q नोट। तो इस केस में फाइनली हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे डिफाइन होगा कि V इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल एजेंट V एक्सटर्नल फ्रॉम मूविंग ए चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q नोट। तो ये हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसे डिफाइन। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एक दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ पे, एक बार इसको समझ लेते हैं, यहाँ पर एक बार इसको अच्छे समझ लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए जब भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को मूव करेंगे, सपोज हम चार्ज को मूव कर रहे हैं B टू A, तो थ्रू आउट द मोशन इस चार्ज पे, इस Q नोट चार्ज पे फोर्स जो है वो 0 रहनी चाहिए, फोर्स 0 रहनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इस पे कोई भी एक्सीलेशन नहीं होगी, एक्सीलेशन क्या होगी? 0। अब इसका मतलब ये हुआ, सपोज ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, तो वो क्या करेगा? Q नोट चार्ज को रेपेल करेगा ऐसे। तो अब इस Q नोट चार्ज को इस साइड में मूव कराने के लिए हमको एक फोर्स लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल फोर्स। अब इधर को जो फोर्स लगी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, FE कह लीजिए। तो जो ये फोर्स हम लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, इसको FEXT लिख लेते हैं, तो वो एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तभी नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। तो हमने देखा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आया है वर्क डन फ्रॉम B टू A ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और V किसके इक्वल था? V इक्वल लिखा था हमने VA माइनस VB। तो यहां से क्या हुआ कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड VB इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B टू A डिवाइड बाय Q नोट। अब अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, सपोज इसी कॉन्फ़िगरेशन में हमको A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बस A पॉइंट है हमारे पास, ये A पॉइंट है और यहाँ का हमें पोटेंशियल बताना है। तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा कैसे निकालते हैं। अब अगर हम ये एज्यूम कर लें जो B पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है, वो यहाँ पे इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो इन्फिनिटी है, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, वो हमेशा हम 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? 0। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये चार्ज था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा ये चार्ज की डेंसिटी बताएगा, या फिर कहिए कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बताएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, यानी कि चार्ज का इन्फ्लुएंस वहाँ कम है। सेम विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जितना वो चार्ज से दूर जाएगा तो वो कम होता जाएगा, बताएगा कि चार्ज की यहाँ पे इन्फ्लुएंस कम है। तो ऐसे ही इन्फिनिटी पे जाके इस चार्ज का क्या इन्फ्लुएंस होगा? 0, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए वहां पे? 0। ये एक एनालॉजी है इस चीज को समझने के लिए। इट मे नॉट बी लाइक दैट, बट हमारे याद रह सके तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई चार्ज रखा है तो उसका इन्फिनिटी पे कितना इन्फ्लुएंस होगा? 0, कुछ भी नहीं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वहां पे 0 होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वहां पे 0 होगा। तो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो V एट इन्फिनिटी इज 0। तो ये क्वेश्चन में हमने V भी क्या मान रखा है? इन्फिनिटी। अब ए पे निकालने के लिए VB पॉइंट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। तो VA माइनस 0 इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। B पॉइंट तो इन्फिनिटी पे माना है ना, डिवाइड बाय Q नोट। तो यहाँ से हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकल के आया कि वो होगा किसी पॉइंट A पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम मूविंग इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट
डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज। तो ये समझ में आया था ना। एक बार इसको दोबारा से रिकैप कर लेते। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे पास दो टर्म है। पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो वो होगा वर्क डन, हमने जितना वर्क किया किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। तो V होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर फ्रॉम इन मूविंग फ्रॉम B टू A डिवाइड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल्स टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट इज VA माइनस VB। तो जब भी हम, और एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हम उस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं होनी चाहिए, उसकी टोटल नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। हमको पता है अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए और उसको इस साइड में मूव कराने के लिए हम इस साइड में F एक्सटर्नल लगाएंगे जो कि एग्जैक्टली FE के इक्वल होगी। तो V आया था हमारा VA माइनस VB इक्वल्स टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल फैक्टर फ्रॉम मूविंग फ्रॉम B टू A डिवाइड बाई Q नोट। ये हमारा फॉर्मूला था पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो किसी एक पॉइंट पे A पे तो हम B पॉइंट को इन्फिनिटी पे मान लेंगे और इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमें पता है 0 है। तो यहाँ पे B की जगह क्या आ गया 0 और यहाँ पे क्या लिख दिया B टू A की जगह इन्फिनिटी टू A। तो पोटेंशियल बचा एट पॉइंट A वर्क डन बाई एक्सटर्नल फैक्टर इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A डिवाइड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आगे बढ़ने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं जो हमको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या है कि जो वर्क डन होगा वो हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर से होगा, WEX। इसको याद रखेंगे, इट इज नॉट बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो फोर्स है जहां पे हम काम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव, अब इस पॉइंट को थोड़ा समझ लेते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है क्योंकि ये काम आने वाला है बहुत। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होती हैं कि जिनमें जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड ना करे। सपोज हमको किसी बॉडी को यहाँ से यहाँ मूव कराना है, बट एक बार हम यहाँ गए और एक बार हम ऐसे गए, हमने दोनों टाइम में B टू A मूवमेंट कराया, ठीक है। तो जो भी फोर्सेस कंजर्वेटिव होगी, सपोज ये WA वर्क हुआ और इसको करने में यहाँ पे WB वर्क हुआ, तो जब भी फोर्सेस कंजर्वेटिव होंगी तो WA WB के इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि उसमें वर्क डन सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। इसका मतलब ये है जैसे अभी हम पोटेंशियल निकाल रहे थे कि अगर इस पॉइंट पे A पे हमें पोटेंशियल चाहिए तो हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अब हमारा चाहे पाथ कुछ भी हो तो वर्क डन सेम ही होगा। कंजर्वेटिव फोर्स की एक और खासियत है क्या कि सपोज ये एक पॉइंट है A और ये एक पॉइंट है B और हम कह रहे हैं कि वर्क डन सेम ही होगा चाहे किसी भी पाथ से जाए। तो सपोज ये एक बार ऐसे मूव हुआ A टू B और वर्क डन हुआ WBA, B टू A मूव हुआ। अब सपोज करो ये यहाँ से वापस मूव हुआ A टू B पे, अब वर्क डन हुआ WAB, A टू B पे मूव हुआ। अब हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ चाहे कुछ भी हो वर्क डन इक्वल होता है। तो ये जो वर्क डन है ये इसके इक्वल होगा बट निगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये यहाँ से इधर को जाने में हुआ, ये इधर को जाने में हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि WBA इक्वल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन का WAB के, ठीक है बच्चों। तो अब अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या लिख सकते हैं, WBA यानी कि B से A पे लाए प्लस WAB, A से फिर B पे ले गए तो क्या हुआ 0, क्या हुआ 0। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हमने एक जगह से ली और कहीं भी घुमा के हम वापस उसी जगह पे आ गए तो क्लोज लूप का वर्क डन हमेशा 0 होगा फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव ही है। तो इसका मतलब क्या है, ये हम पोटेंशियल निकालने में अपना यूज कर सकेंगे। देखते हैं कैसे यूज करेंगे और क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। सपोज ये एक पॉइंट है A
और ये r डिस्टेंस पे है यहाँ से, ये यहाँ से r डिस्टेंस पे है। सपोज ये डिस्टेंस कितनी है r। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा यहाँ A पॉइंट पे। तो हमको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं कि वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या था पोटेंशियल का, वो था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये इन्फिनिटी टू r क्या लेते हैं आप, बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब सपोज यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब हमें वर्क डन निकालना है यहाँ से यहाँ तक का। अब वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है जो हमें पता है, सबको पता है, WEX लिख लेते हैं इसको। ये होता है इंटीग्रेशन DW, या फिर कहिए इंटीग्रेशन F.dr इन्फिनिटी टू r। बट इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करने में पॉजिटिव निगेटिव की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम क्या करेंगे, हमने अभी देखा कि अगर हम सर्कुलर मूवमेंट करते हैं ऐसे यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और ये वर्क है सपोज 1 W1 और ये है W2, ये है W2, तो W1 जो होगा निगेटिव ऑफ W2 होगा, हमको ये बात पता है। तो इसका फायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे, हम ये वर्क डन निकालेंगे A टू इन्फिनिटी का, इसको नाम दे देते हैं WA इन्फिनिटी, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं W इन्फिनिटी टू A जो हमें चाहिए। तो जब WA टू इन्फिनिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास डायग्राम कैसा बनेगा, A पॉइंट का बना लेते हैं बस। ये अगर A पॉइंट यहाँ पे है, ये A पॉइंट है, तो यहाँ पे कैसे बनेगा कि इस डायरेक्शन में F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। बट हमको क्या करना है कि फोर्स तो जीरो रहनी चाहिए, हमने पढ़ा था, तो हम उसके अपोजिट में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे जिससे कि फोर्स जीरो हो, और मूवमेंट किस साइड में होगा, A टू इन्फिनिटी के लिए इस साइड में, इस साइड में। तो फोर्स जो वर्क करेगी, एक्सटर्नल फोर्स और जो मूवमेंट है उसके बीच में एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। तो अब देख लेते हैं इसको, F A इन्फिनिटी कितना होगा, A टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन R टू, ये ध्यान रखेंगे R टू इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी टू R था जब हम इन्फिनिटी से A पे आ रहे थे, बट अब A से इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन R टू इन्फिनिटी F डॉट डी आर को क्या लिख लेंगे, F.dr कोस थीटा, और थीटा कितना है कोस 180 डिग्री। तो अब 180 डिग्री कितना होता है -1, ये हम सबको पता है। तो WA इन्फिनिटी क्या आया, WA इन्फिनिटी आया -1, या फिर ये केवल माइनस R टू इन्फिनिटी F.dr। और जो ये F है ये एक्सटर्नल फोर्स है, जो ये किसके इक्वल है, F इलेक्ट्रिक फोर्स के या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो इसको क्या लिख लेंगे हम, WA इन्फिनिटी या फिर कहें WA टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू निगेटिव ऑफ R टू इन्फिनिटी KQ नोट अपॉन R स्क्वायर dr। यहाँ पे जो ये K है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको K लिख लिया जिससे कि बार बार ये ना लिखना पड़े, कंफ्यूजन ना हो। अभी सारा ध्यान डेरिवेशन पे रखते हैं। तो WA टू इन्फिनिटी हमें क्या मिला, WA टू इन्फिनिटी मिला निगेटिव ऑफ R टू इन्फिनिटी KQ नोट अपॉन R स्क्वायर dr। कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर ले लेते हैं, -KQ नोट, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ R की पावर -2 लिख लेते हैं dr R टू इन्फिनिटी। अब इंटीग्रेशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम इंटीग्रेशन डिस्क्राइब नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, KQ नोट इंटीग्रेशन R टू इन्फिनिटी, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए -1/r, और लिमिट्स क्या हैं R टू इन्फिनिटी। तो अब लिमिट्स रखेंगे तो क्या मिलेगा -KQ नोट, पहले इन्फिनिटी रखेंगे तो -1/इन्फिनिटी और माइनस प्लस 1/r। अब हम सबको पता है कि 1/इन्फिनिटी ये क्या होता है, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो हमारे पास क्या आ गया -KQ नोट 1/r, या फिर कहिए कि वर्क डन A टू इन्फिनिटी आया -KQ नोट
अपॉन आर। लेकिन हमको तो ये नहीं चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए था W इन्फिनिटी टू ए, बट वो किसके इक्वल है, निगेटिव ऑफ W ए टू इन्फिनिटी। ये रिलेशन हम पहले ही देख चुके हैं। तो W इन्फिनिटी टू ए आ जाएगा निगेटिव ऑफ, और एक निगेटिव पहले से है इसके पास, के क्यू क्यू नोट अपॉन आर, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो W इन्फिनिटी टू ए मिला हमें के क्यू क्यू नोट अपॉन आर। तो ये हमने कैलकुलेट किया कि हमको कितना काम करना पड़ेगा इन्फिनिटी से ए पे पॉइंट चार्ज को ले जाने के लिए। अब फाइनली पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें पता है, W इन्फिनिटी टू ए डिवाइड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो V आ गया के क्यू क्यू नोट अपॉन आर इंटू क्यू नोट, क्यू नोट टू क्यू नोट कैंसिल, तो पोटेंशियल आ गया के क्यू अपॉन आर, या फिर कहें कि V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q अपॉन आर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो 1/r स्क्वायर के। तो ये डिफरेंस भी याद रखेंगे। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर हम इस फॉर्मूले में ध्यान दें तो Q का कोई इंटीग्रेशन तो है नहीं, है तो कांस्टेंट टर्म माना है। तो अगर ये Q निगेटिव होता तो एक निगेटिव चार्ज और एक्स्ट्रा आ जाता। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले में ये जो Q है ये चार्ज सेंसिटिव है। मतलब कि अगर चार्ज निगेटिव में होगा तो निगेटिव Q रखना है, पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव Q रखना है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, जिसमें Q जो है वो साइन के साथ, जो Q है वो साइन के साथ लिखा जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो डाइपोल हम पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, डाइपोल क्या होता है, कैसे होता है। फिर भी थोड़ा सा बताने के लिए बता देते हैं कि एक जो डाइपोल होता है कि कॉम्बिनेशन होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का। सपोज ये -Q, ये +Q। तो इसके बेसिकली दो पॉइंट होते हैं, एक ये, इसको बोलते हैं एक्सेल पॉइंट। क्या बोलते हैं, एक्सेल पॉइंट। और एक ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो अभी हम दोनों पॉइंटों पे 1 by 1 पोटेंशियल निकालेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, एज यूजुअल एक्सेल पॉइंट। तो पहले हम एक्सेल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। अगर हमारे पास एक डाइपोल है, ये -Q, ये +Q, इसका जो लेंथ है इसकी वो है 2a। तो ये जो सेंटर है इधर A हो जाएगा, इधर भी A होगा। अब सपोज यहाँ से R डिस्टेंस पे, सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। हमको इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सपोज ये जो डाइपोल के दो चार्ज थे, एक को नाम देते हैं A पॉइंट और एक को नाम देते हैं B पॉइंट। तो इस पॉइंट पे एट पॉइंट P दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। सपोज टोटल पोटेंशियल है V, तो एक होगा V ड्यू टू A प्लस एक होगा V ड्यू टू B। तो दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं पहले अलग अलग। VA कितना होगा, VA ये होगा K, ये जो था ये याद रखेंगे हमेशा, K Q अपॉन R। तो K, अब Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -Q अपॉन R। R क्या है यहाँ पे, ये होगा, ये A है डिस्टेंस और ये R है, तो A पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस A। तो K Q अपॉन R प्लस A, या फिर कहिए -K Q अपॉन R प्लस A। सिमिलरली VB भी निकाल लेंगे। K यहाँ पे तो पॉजिटिव Q है अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, ये हो जाएगी R माइनस A, क्योंकि सेंटर तक R है और ये डिस्टेंस A है, तो ये आ जाएगा R माइनस A, या फिर कहिए K Q अपॉन R माइनस A। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, V इक्वल्स टू VA प्लस VB, तो क्या आएगा, -K Q अपॉन
आर प्लस ए प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या आया था, v इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस ए। तो यहाँ से के क्यू हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा माइनस 1/r प्लस ए प्लस 1/r माइनस ए। के क्यू एलसीएम आया r प्लस ए आर माइनस ए, तो ये निगेटिव साइन है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आर माइनस ए प्लस आर प्लस ए। के क्यू, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस आर प्लस आर प्लस ए, और नीचे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं ऊपर आर से आर कैंसिल हो गया, तो ए प्लस ए 2a। तो एट द एंड जो हमें मिला वो क्या हुआ, के क्यू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या फिर इसे लिख लीजिए कैसे, 1/4πε0 2qa अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट था P वो किसके इक्वल था, चार्ज इनटू लेंथ, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज क्या है यहाँ Q और लेंथ क्या है 2a, तो 2qa ये क्या होगा कैपिटल P। तो इसको यहाँ पे रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, P अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो V एट एक्सल हमें मिला 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अगर सपोज आर स्क्वायर जो है वो काफ़ी बड़ा हो ए स्क्वायर से, तो ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो V बचा 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से कह सकते हैं पोटेंशियल एट एक्सल पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये हुआ पोटेंशियल एट एक्सल पॉइंट। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट एक्सल पॉइंट सॉरी, अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, पहले की तरह। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है। ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, यहाँ पर निकालना है। एक बात और याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो वेक्टर क्वांटिटी थी, वेक्टर, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें कोई भी डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है। जैसे अब इसकी ए की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड चाहिए, तो बस ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ऐसे बी के लिए चाहिए तो बी के लिए भी इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ये ए है और ये भी ए है। सपोज ये जो पॉइंट है P, ये जो पॉइंट है P ये R डिस्टेंस पे है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये भी जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एट पॉइंट P पहले की तरह दो पोटेंशियल होंगे, VP जो पॉइंट P पे पोटेंशियल है वो दो होंगे, VA प्लस VB। दोनों निकाल लेते हैं। अब क्या यार यहीं पे निकाल लेते हैं। VA कितना होगा, K माइनस Q अपॉन R। R कितना है ये, प्लस VB कितना है K Q अपॉन R। R डिस्टेंस कितना है इसका, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका भी सेम ही है। तो क्या आ गया, VP क्या हुआ माइनस KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो कैंसिल हो जाएंगी। तो फाइनली VP यानी कि पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या मिला हमें, जीरो। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे, सॉरी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो यहाँ पे जीरो होगा, हमेशा क्या होगा जीरो, ये याद रखना है।
अब निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट। एट जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट का क्या मतलब है कि वो इक्वेटोरियल या एक्सल पॉइंट नहीं है, वो कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है कहीं भी। जैसे सपोज ये एक डाइपोल है, ए और बी पॉइंट ये है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2a। सपोज हम ये एक पॉइंट ले लेते हैं P। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालेंगे, और जो इसकी डिस्टेंस है, सपोज फ्रॉम A इसकी डिस्टेंस क्या है R1, और फ्रॉम B इसकी डिस्टेंस है R2। क्या डिस्टेंस है R2। सपोज फ्रॉम B इसकी डिस्टेंस है R2, ये लिख लेते हैं, ये क्या हुआ R1 और ये क्या है R2। तो अब पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल तो बेसिकली इसका यही आ जाएगा, हमको पता है, हमने इतनी बार निकाल लिया है कि V एट P, VP लिख लेते हैं। पहले की तरह क्या आएगा V एट A प्लस V एट B, और V एट A हमें पता है कितना है K माइनस Q अपॉन R1, और ये प्लस K पॉजिटिव Q अपॉन R2। K और Q दोनों कॉमन ले लिए, अंदर बचा -1/R1 प्लस 1/R2। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, K की वैल्यू अगर हम लिखें 1/4πε0 Q, और जो अंदर बचेगा वो बचेगा -R2 प्लस R1 डिवाइड बाई R1 R2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि V एट P आ गया है Q अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 R2। तो ये निकाल लिया है, बट यहाँ पे R1 R2 अभी अननोन है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। ऐसे हम एक ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये 90 डिग्री बनाएगा। और एक मिड पॉइंट से, सपोज ये डिस्टेंस है मिड पॉइंट से, इसको ले लेते हैं हम R, ठीक है। और ये थीटा एंगल पे है बेस से। क्या एंगल है, थीटा। अब जो ये डिस्टेंस बचेगी, ये वाली डिस्टेंस, अब जो ये डिस्टेंस है ये हुई R1 माइनस R2, यहां तक की बस, यहां तक की बस, ये हुई R1 माइनस R2। तो इसको कैसे निकालेंगे कि अगर P एट फार पॉइंट हुआ, बहुत दूर हुआ, P एट फार पॉइंट, तो क्या होगा R1 माइनस R2 होगा AB कोस थीटा, AB कोस थीटा। और AB हमें पता है क्या है, 2A है, तो R1 माइनस R2 आ जाएगा 2A कोस थीटा, कोस थीटा। ये आ गया R1 माइनस R2 2A कोस थीटा, और R1 R2 आ जाएगा R स्क्वायर के इक्वल। तो जब ये दोनों वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमको V मिलेगा, V एट P। V एट P क्या मिला था हमको इनिशियली, Q अपॉन 4πε0 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ये मिला था। और हमको क्या पता लगा है अब कि R1 माइनस R2 है 2A कोस थीटा, और R1 R2 है R स्क्वायर। तो ये वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा V इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0 2A कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो फिर से 2A और Q का कॉम्बिनेशन मिल गया है, तो हम फिर से क्या लिख देंगे इसको, V इक्वल्स टू P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर कोस थीटा। अब यहां से फिर से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। और हम इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये हमें फॉर्मूला मिला है, तो जो हमारा पहला पॉइंट था एट एक्सेल पॉइंट, ये डाइपोल है और ये एक्सेल पॉइंट था। तो एक्सेल पॉइंट पे डाइपोल के साथ एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 होगा, या फिर इस साइड में अगर मान ले तो इस साइड में 180 होगा, या फिर थीटा 180 होगा। तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1 और 180 की होती है -1।
तो हम देख सकते हैं पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी P अपॉन 4πε0 इंटू 1/r², या फिर निगेटिव में -P अपॉन 4πε0 1/r²। लेकिन जब एक्स इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे यहाँ पे, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। तो हम 90 डिग्री वैल्यू रखेंगे, तो cos 90 क्या होता है, cos 90 इक्वल्स टू 0। तो V क्या आ जाएगा, 0, और वही हमारा आया था, पोटेंशियल एट एक्सल पॉइंट 0। अब कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पहले समझ लेते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब है जब हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हो और हमें किसी एक पॉइंट पे उनकी वजह से पोटेंशियल निकालना हो। सपोज हमारे पास चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4, these are the charges Qn, और we have a point P and suppose it is at distance R1 from Q1, ये डिस्टेंस क्या होगी R1, ये डिस्टेंस सपोज R2, ये R3, ऐसे ही ये Rn। तो अब हमें पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P। तो हमको पता है पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू K Q अपॉन R, where R is the distance between source charge and the point where we have to calculate the potential। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सबका सम होगा, और ये स्केलर क्वांटिटी है तो एल्जेब्रिक सम होगा। तो V1 ड्यू टू Q1 प्लस V2 ड्यू टू Q2 प्लस V3 ड्यू टू Q3 एंड डॉट 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 अप टू Qn, तो ये हो जाएगा Vn। अब हम इनका फॉर्मूला वैल्यू लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 एंड अप टू K Qn अपॉन Rn। अब इस सब में से K को ले लेते हैं बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस अप टू Qn/Rn। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, V इक्वल्स टू K समेसन QI/Ri का एंड I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, या फिर कहिए V इक्वल्स टू 1/4πε0 सिग्मा QI/Ri I इक्वल्स टू 1 to n। तो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अब हम देखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी सिंपल ही है, बट इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले समझना है। बेसिकली हमारे पास तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला, जब चार्ज किसी लाइन के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द लाइन। सपोज इसकी लेंथ है L और टोटल चार्ज जो इसका है वो है Q। तो अब अगर ये Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये ज़्यादा लंबी लेंथ है, तो हम इसकी पर यूनिट लेंथ चार्ज निकाल सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसी एक टर्म से, उसको बोलते हैं लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L। तो ये हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब अगर तो यहां से चार्ज क्या आ गया, टोटल Q क्या आ गया, लैम्डा L। अब अगर हमें थोड़ा सा चार्ज इसका निकालना हो, किसी एक पोर्शन में बताना हो, इतने पोर्शन में सपोज बताना है कितना चार्ज है, तो उसको क्या लिखेंगे हम, DQ और इक्वल्स टू लैम्डा DL। ये जो लेंथ होगी ये क्या होगी, DL। तो DQ इक्वल्स टू लैम्डा DL।
तो ये होगा चार्ज एलिमेंट। ऐसे ही जो सेकंड वाला है वह सरफेस, वो है जब कोई भी चार्ज सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सपोज ये एक सरफेस है और इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पहले की तरह ही टोटल चार्ज क्या है, सपोज Q है और एरिया क्या है, A है, तो हम इसकी चार्ज डेंसिटी निकाल लेंगे किससे, सिग्मा से, Q अपॉन A। तो इसको कैसे लिख लेंगे, जैसे अभी लिखा था टोटल चार्ज इक्वल्स टू सिग्मा A। अब अगर हमें थोड़ा सा चार्ज देखना है किसी एक एरिया में DA में, तो DQ आ जाएगा सिग्मा DA। क्या आ जाएगा, सिग्मा DA। यानी कि ये एक छोटा सा एरिया लिया हमने यहाँ पे, इसको क्या बोल देते हैं, DA। अब इसमें चार्ज बताना है कितना है, तो चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ ऐसे समझ लीजिए, सपोज ये एक है, इसका टोटल एरिया है 10 मीटर स्क्वायर और इस पर टोटल चार्ज है 100 कूलम। अब अगर ये यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एवरी मीटर स्क्वायर कितना होना चाहिए, 10 कूलम होना चाहिए। तो 10 मीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 100 कूलम आ जाएगा। तो अब एक एरिया एलिमेंट ले और कोई पूछे इसमें बताओ कितना चार्ज है, तो हम कहेंगे भाई एक तो डेंसिटी बताओ। डेंसिटी हमें पता है क्या है, पर यूनिट मीटर, पर यूनिट एरिया कितनी है, 10 कूलम। तो डेंसिटी 10 कूलम है पर यूनिट एरिया। अब हम कहेंगे इसका ये एरिया बताओ। अब इसका एरिया सपोज है 3 मीटर स्क्वायर, तो इस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और बता देंगे कि भाई 30 कूलम चार्ज है। तो ये मतलब होता है ये ऐसे निकालने का। अब थर्ड वन जो है वो है जब कोई भी चार्ज किसी वॉल्यूम में, सपोज ये स्फीयर है, इसमें वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा, तो उसमें भी हम क्या निकाल लेंगे, उसकी डेंसिटी, उसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे। रो इक्वल्स टू क्यू अपॉन, इसमें होगी वॉल्यूम, इसमें एरिया नहीं होगा, वॉल्यूम। तो इसमें भी क्यू क्या आ जाएगा, रो वी, या फिर कहीं डी क्यू क्या आ जाएगा, रो डी वी। ये होगा चार्ज। तो पोटेंशियल देख लेते हैं, ये तीनों चीजें हमने समझ ली। पोटेंशियल निकालना बहुत सिंपल है इसका। अब अगर कोई भी चीज है, हमको पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं। पोटेंशियल पता है V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, ये आर, बस इतनी सी तो बात है पोटेंशियल की। अब अगर हमको ये निकालना हो, अब अगर हमारे पास कोई भी चीज है, इसमें दो ही तो चीजें हैं जो हमको लिखनी है, एक तो Q एक R। तो R को कैसे लिखेंगे, जैसे हमें कोई जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट है R, और जो पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके अगर हम छोटे छोटे से पॉइंट चार्जेस मानने कि पॉइंट चार्जेस से ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबका अलग अलग डिस्टेंस होगा। तो हमने मान लिया कि ये आइथ है, मतलब आई नंबर का है, ये आइथ चार्ज एलिमेंट है, तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा, आर आई। और जो जिस पॉइंट पे हमको निकालना है पोटेंशियल, वो उसका डिस्टेंस कितना है, आर। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आर माइनस आर आई, और इसका क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो इसको लिख देंगे V इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन डी क्यू, डी क्यू का अगर इंटीग्रेशन करें Q मिलेगा, अपॉन आर माइनस आर आई। ऐसे मोड में, मोड का मतलब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब यहां देखिए, यहां देखिए, तीनों को समझ लेते हैं। पहला, जब लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो V इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन, और डी क्यू क्या पढ़ाया हमने, लैम्डा डी एल अपॉन आर माइनस आर आई। दूसरे वाला सरफेस वाला वो क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए, क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए अपॉन आर माइनस आर आई। थर्ड वन यहां पे देख लेते हैं, V इक्वल्स टू के इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन आर माइनस आर आई। तो ये होगा थर्ड वन के लिए। तो बेसिकली ये तीनों फॉर्मूले हैं कि जब लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पोटेंशियल ऐसे निकलेगा, सरफेस पे होगा तो ऐसे, और वॉल्यूम में होगा तो ऐसे निकलेगा। तो हमारा अब लास्ट पॉइंट बचा है, पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। इसका क्या मतलब है, पहले समझ लेते हैं डायग्राम। मतलब हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है
थिन स्पेरिकल सेल। सेल का क्या मतलब है? सेल का मतलब पहली बात होता है कि ये अंदर से खाली है, एम्प्टी है। क्या है? एम्प्टी है, ये याद रखेंगे बात। अब इससे हमको पोटेंशियल निकालना है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी ऑब्जेक्ट हो तो हम कह सकते हैं कि हम ना इससे 3 पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं बेसिकली। एक तो इसकी वजह से यहाँ पे बाहर कितना पोटेंशियल होगा, दूसरा इसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, और तीसरा इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा। ये थिन स्पेरिकल सेल है, इसका मतलब क्या है कि जो चार्जेस हैं वो सारे इसकी सरफेस पे हैं यहाँ पे। तो फिर से शुरू करते हैं अपना। हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? वही KQ/R, या फिर कहिए 1/4πε0 Q/R। तो अब हमें पता है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हमने देखा था कि जब भी एक सेल हमारे पास होगा और हम उससे इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ भी ऑपरेशन करेंगे, बाहर पॉइंट पे ऑब्जर्वेशंस लेंगे, तो वो ऐसे बिहेव करेगा। तो वो थिन स्पेरिकल सेल ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो सारा चार्ज उसके सेंटर पे रखा हो। ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों तरफ, ये चारों तरफ है, ये यहाँ पे बनाया है, वैसे ही चारों तरफ है। तो वो बिहेव करेगा कि जैसे वो बिल्कुल सेंटर में रखा हो। तो अगर ये सारा चार्ज बिहेव करे कि जैसे सेंटर में रखा हो क्यू चार्ज, तो पोटेंशियल कितना आना चाहिए? इस पॉइंट पे, बाहर के पॉइंट पे P पे वो आना चाहिए Q = 1/4πε0 Q/R। सपोज ये जो डिस्टेंस है इसकी, वो सेंटर से क्या है? R डिस्टेंस है। तो ये पोटेंशियल आना चाहिए। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया पहला पॉइंट। तो अब दूसरा पॉइंट, जब सरफेस पे होगा, यहां पे बिल्कुल सरफेस पे होगा, तब कितना पोटेंशियल होगा? तो तब कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस R जो है कैपिटल R हो जाएगी कि यहां से यहां तक, तब भी वो ऐसे ही बिहेव करेगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर? V = 1/4πε0 Q/R। तो इसमें तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं ही होंगे। थर्ड वन इज, जब हम ऑब्जर्वेशन उसके अंदर में लें, यहां पे इसके स्पेयर के जो इनसाइड का, इसके स्पेयर के जो इनसाइड का पोटेंशियल हम जब मेजर करते हैं यहाँ का एट डिस्टेंस R, तो वो होता है कांस्टेंट। और किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है पोटेंशियल एट सरफेस के, V एट सरफेस के। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो इनसाइड अ थिन स्पेरिकल सेल। तो अगर ये है तो V कितना होना चाहिए? KQ/R, या फिर कहिए 1/4πε0 Q/R। पर अब इसको एक बार समझ लेते हैं, एक बार एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कांस्टेंट क्यों हुआ। सपोज ये हमारा सेल है, ज़्यादा यूनिफॉर्म डायग्राम नहीं बन पाया है अभी। ये सेल है और यहाँ पे चार्ज है। अब हमको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। ये कोई भी पॉइंट है, ये सेंटर है, सपोज सेंटर C। अब हमको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए सपोज ये 2 पॉइंट है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और मुझे इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा VA और V के बीच में? VB फाइनल पॉइंट है, माइनस VA इक्वल टू क्या था? वर्क डन। हमने जो समझा था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फैक्टर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिवाइड बाय Q0। अब ये समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे कितना है? यहाँ पे पूरे में अंदर 0। EF क्या है? 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है 0, हम पहले भी निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 0 होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी 0 होगी, फोर्स भी क्या होगी? 0 होगी। तो जो वर्क डन है हमको कितना करना पड़ेगा? 0 फोर्स के अगेंस्ट में, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में 0, क्योंकि जब पहले से यहाँ कोई फोर्स है ही नहीं तो ले जाने के लिए वर्क डन क्या करना पड़ेगा? 0। या फिर ये समझ लीजिए, हमने पढ़ा था कि इसको मूव करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी है? 0। तो हम भी कितनी फोर्स लगाएंगे? 0। तो वर्क डन क्या आएगा? 0। तो WE एक्सटर्नल से क्या आएगा? 0। तो यानी कि VB माइनस VA क्या होना चाहिए? 0। अब अगर ये 0 है तो क्या लिख सकते हैं? VB = VA। और VA क्या है? पोटेंशियल एट सरफेस।
तो इससे हमें पता लग गया वी बी। अब यहाँ पे हमने आर तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन वी ए एंड वी बी है वो तो कहीं पे इंक्लूड नहीं किया, तो इसका मतलब एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, ये सपोज करो पॉइंट है पी, तो यानी कि यहाँ इसके लिए क्या होना चाहिए, वी पी माइनस वी ए इक्वल टू 0। तो सभी पॉइंटों के लिए जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वी ए। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी ए हर जगह ये सरफेस वाला पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि V इज कॉन्स्टेंट इनसाइड द स्पेरिकल सेल, और वो इक्वल होगा V एट सरफेस जितना था। और अगर कोई पूछे क्या रीजन है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो 0 है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही था। आगे की बचे हुए टॉपिक हम आने वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू दोस्तों।